Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the summary lecture of IAS 8, that is accounting policies, change in accounting estimates and correction of accounting errors. This is Murtaza Qaid, faculty member for financial reporting at IQ School of Finance. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम IAS 8 को समराइज वे में कवर करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करते हैं IAS 8 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. बेसिकली IAS 8 के एजेंडा में तीन चीजें. नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड देयर चेंजेस, नंबर 2 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड देयर चेंजेस, एंड नंबर 3 अकाउंटिंग एरर्स एंड देयर करेक्शन. तो IAS 8 बेसिकली में ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और क्राइटेरिया बताता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है और अकाउंटिंग पॉलिसीज के चेंज को हमने किस तरह से अप्लाई करना है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किसे कहा जाता है और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की चेंज को हमने किस तरह से मैनेज करना है, और अगर हमारे प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरर हो गया तो इस एरर की करेक्शन किस तरह से की जा रही होगी. सबसे पहले डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को. अब समझने की जरूरत है कि आखिर अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते किसको है. सर, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर बेसिकली प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस और रूल्स दैट आर यूज्ड बाय द एंटिटी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए जिन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, जिन अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करती है, इन सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को हम अकाउंटिंग पॉलिसीज कह रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आप IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इनिशियली मेजर करते हो कॉस्ट पे, ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है. फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो, ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है. इसी तरीके से आप IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट पे, ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है. सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मेजर किया जाता है आइदर यूजिंग कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल, ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है. तो वो सारे रूल्स, वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज कहलाई जाती है. अब सवाल ये क्रिएट होता है कि कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सेलेक्ट करेगी, कैसे अप्लाई करेगी. देखें, एक कंपनी अपनी जिंदगी में मल्टीपल तरह की ट्रांजेक्शन्स करती है, मल्टीपल तरह से इनकम जनरेट कर रही होती है, मल्टीपल तरह से एक्सपेंसेस इनकर कर रही होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट और लायबिलिटीज एक्वायर या इनकर कर रही होती है. तो इन सारे एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस को अकाउंट फॉर करने के लिए क्या रूल्स, क्या पॉलिसीज, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो होंगी, इस हवाले से डिस्कशन करते हैं. अगर तो एक कंपनी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करती है जिससे रिलेटेड कोई स्टैंडर्ड, कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कोई IFRS, कोई IFRIC, कोई SIC मौजूद है, यानी कि आपने कोई एसेट लायबिलिटी एक्वायर किया या आपने कोई इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किया, कोई भी कंपनी ने ट्रांजेक्शन की और इस ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड या IFRS या SIC या IFRIC वगैरह मौजूद है, तो फिर आप उससे सिंपली उस स्टैंडर्ड के तहत अकाउंट फॉर कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी रेवेन्यू की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अकाउंट फॉर करती है तो इसके लिए हमारे पास IFRS 15 का स्टैंडर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अपने बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एक्वायर करती है तो इसके लिए हमारे पास IAS 16 मौजूद है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने बिजनेस के लिए कोई इंटेंजिबल एसेट परचेज करती है तो इसके लिए हमारे पास IAS 38 का स्टैंडर्ड मौजूद है. कंपनी कोई वेबसाइट कॉस्ट वगैरह डेवलप करती है, वेबसाइट वगैरह डेवलप करवाती है तो इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिकली SIC 32 मौजूद है. तो अगर तो कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की जा रही है जिससे पर्टेनिंग कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कोई इंटरप्रिटेशन, कोई SIC मौजूद है, तो हम वो सिंपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRIC या SIC को अप्लाई कर देंगे. लेकिन एट टाइम्स कंपनी कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस भी कर सकती है जिससे पर्टेनिंग या जिससे रिलेटेड कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई इंटरप्रिटेशन, कोई IFRIC, कोई SIC मौजूद ही ना हो. इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो मैं अपनी क्लासरूम में देता हूं कि अगर एक कंपनी कोई आर्ट वर्क परचेस करती है, कंपनी कोई एंटीक पेंटिंग, कोई एंटीक स्टैचू, कोई इस तरह का आर्ट वर्क वगैरह परचेस करती है. अभी जो कंपनी ने आर्ट वर्क वगैरह परचेस किया, ना ये कंपनी का प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है क्योंकि ये डेप्रिशिएट नहीं हो रहा होता जनरली, ना ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये मूवेबल एसेट है, ना ये इंटेंजिबल एसेट IAS 38 है क्योंकि हम इसकी एक फिजिकल सब्सटेंस है. तो आर्टवर्क एक बेसिकली ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसके लिए करंटली कोई IAS और IFRS या IFRIC या SIC मौजूद नहीं है. अब अगर कंपनी, अच्छा, इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इससे रिलेटेड हमने एक आर्टिकल भी क्लासरूम में डिस्कस किया था. तो बहरहाल एक कंपनी अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करती है जिससे पर्टेनिंग कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड या इंटरप्रिटेशन में गाइडलाइन मौजूद ना हो, तो फिर यहां पर IAS ये कहता है कि मैनेजमेंट को अपनी जजमेंट, अपनी असेसमेंट इस्तेमाल करनी होगी और अपनी कंपनी के लिए एक अकाउंटिंग पॉलिसी खुद डेवलप करनी होगी. अकाउंटिंग पॉलिसी को डेवलप करने के लिए कंपनी सिमिलर, मिलते जुलते IAS और IFRS के हेल्प ले सकती है. अकाउंटिंग पॉलिसी को डेवलप करते वक्त कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को सामने रखेगी और इसी तरह अकाउंटिंग पॉलिसी को डेवलप करने के लिए कंपनी दूसरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूल्स, फॉर एग्जांपल US गैप या UK गैप की भी हेल्प ले सकती है कि दूसरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूल्स में इस ट्रांजेक्शन को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाता है.
तो अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन इनकर की है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मौजूद है, आप वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड या इंटरप्रिटेशन अप्लाई करोगे। और अगर आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड या इंटरप्रिटेशन मौजूद नहीं है, तो फिर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी खुद डेवलप कर रहे होंगे। याद रहे, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हम अप्लाई करेंगे इसे हमने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज के चेंज को हम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर रहे होंगे। हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट और अप्लाई करेंगे इसे हम कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे होंगे। स्टिल व्हाट इफ कि अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज आ जाए, तो सवाल यह है कि ये चेंज कब आ रहा होगा और फिर हम इस चेंज को किस तरह से अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज या तो नए स्टैंडर्ड या किसी स्टैंडर्ड में नई रिक्वायरमेंट की वजह से आ सकता है, या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज कंपनी वॉलंटरीली भी कर सकती है, जब कंपनी को ये फील हो कि नई अकाउंटिंग पॉलिसी के नतीजे में ज्यादा रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कम्युनिकेट कर सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्ड बाय द न्यू आईएफआरएस। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर करने के लिए कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाता है, या किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई नई रिक्वायरमेंट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए आईएस 18 का स्टैंडर्ड हुआ करता था, लेकिन फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली आईएफआरएस 15 का स्टैंडर्ड आ गया। फॉर एग्जाम्पल पहले लीज ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर करने के लिए आईएस 17 का स्टैंडर्ड हुआ करता था, लेकिन फिर उसके बाद आईएफआरएस 16 आ गया। फॉर एग्जाम्पल पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को अकाउंट फॉर करने के लिए 39 का स्टैंडर्ड हुआ करता था, फिर सब्सिक्वेंटली आईएफआरएस 9 का स्टैंडर्ड आ गया। तो जब नई अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज की रिक्वायरमेंट किसी नए स्टैंडर्ड के आने की वजह से होती है, तब वो नया स्टैंडर्ड खुद ही नए अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई करने के कुछ ट्रांजिशन प्रोविजंस, कुछ ट्रांजिशन गाइडेंस प्रोवाइड करता है। यानी कि जब आईएस 18 की जगह आईएफआरएस 15 आया, आईएस 17 की जगह आईएफआरएस 16 आया, आईएस 39 की जगह आईएफआरएस 9 आया, तो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने ट्रांजिशन प्रोविजंस या ट्रांजिशन से हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड की कि नई अकाउंटिंग पॉलिसीज को किस तरह से फॉलो किया जाएगा। तो जब भी कोई नया स्टैंडर्ड या कोई नई रिक्वायरमेंट आती है तो उसके कोई ना कोई ट्रांजिशन प्रोविजंस भी साथ में आ रहा होता है। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज किया जाता है वॉलंटरली, जब नई अकाउंटिंग पॉलिसीज के नतीजे में कंपनी को ज्यादा रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल कि हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को पहले कॉस्ट मॉडल में रखते थे, लेकिन अब हमारी कंपनी ने इरादा किया कि हम इसको रिवैल्यूएशन मॉडल में ले जाएं, तो ये बेसिकली ज्यादा रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अकाउंट फॉर कर रहे थे कॉस्ट मॉडल के तहत, फिर कंपनी ने अपनी पॉलिसी को चेंज करके इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे जाने का इरादा किया। तो कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल में जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। अब जब अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज वॉलंटरली होगा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को हम रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब यह है कि आप न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करोगे एज इफ कि ये पॉलिसी हमेशा से ही एग्जिस्ट करती थी। यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ओपनिंग बैलेंसेस, जो कंपैरेटिव्स आ रहे हैं, जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं इक्विटी के, एसेट के, लायबिलिटी के, उन नंबर्स को हम रिस्टेट कर रहे होंगे। इस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो अप्लाई करेंगे, चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी को अकाउंट फॉर करेंगे एज इफ ये पॉलिसी हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। एक हमारे पास स्पेसिफिक एक्सेप्शन है कि जो हम आईएस 16 में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में लेके जाते हैं, ये आईएस 8 के तहत चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम अपने से प्रोस्पेक्टिवली जिस साल हम कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में जा रहे हैं उसी साल हम इस चेंज को अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। आईएस 16 में जब आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करते हो फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन मॉडल, तो इसे चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिडर नहीं किया जाएगा। या आईएस 16 के तहत ही जिस साल रिवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट हो रहा है उसी साल हम एसेट की रिवैल्यूएशन करेंगे, अपने प्रायर पीरियड के नंबर्स को, अपने कंपैरेटिव नंबर्स को, अपने ओपनिंग नंबर्स को रिस्टेट नहीं करेंगे। बाकी सारी जगहों में जहां जहां अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज वॉलंटरली आ रहा होगा वहां पे रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी, यानी कि हम अपनी ओपनिंग नंबर्स, ओपनिंग एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी के नंबर्स को रिस्टेट कर रहे होंगे, कंपैरेटिव नंबर्स को रिस्टेट कर रहे होंगे एज इफ कि ये पॉलिसी हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम है आईएस 8 का अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को आईएस 8 में डिफाइन तो नहीं किया गया, लेकिन अकाउंटिंग एस्टिमेट कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टर्म नहीं है। बेसिकली किसी भी एसेट या लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट, किसी भी एसेट या लायबिलिटी के फ्यूचर बेनिफिट की कंजम्पशन या फ्यूचर ऑब्लिगेशन की पेमेंट, या कोई भी इस तरह के एसेट और लायबिलिटीज के नंबर जिसमें मैनेजमेंट की जजमेंट से एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो। देखिए मैं इसको एग्जांपल से यूं एक्सप्लेन करता हूं कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे कैश एंड बैंक में 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो ये 2 लाख रुपए का कैश एंड बैंक एक सर्टेन नंबर है कि भाई हमारे पास बैंक अकाउंट में या हमारे कैश वॉलेट में 2 लाख रुपए रखे हुए हैं।
लेकिन अगर मैं अपनी बैलेंस शीट पे रिसीवेबल के आगे 2 लाख रुपए लिखता हूं तो ये 2 लाख रुपए मेरा एस्टिमेट है कि मैं अपने डेटर से 2 लाख रुपए रिकवर कर सकता हूं या कर लूंगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा जो डेटर है वो आगे जाके मुझे 2 लाख नहीं बल्कि 2 लाख से कम पे करे, वो बैड डेट हो जाए। इसी तरह मेरी बैलेंस शीट पे अगर कोई प्रोविजन फॉर वारंटी रिकॉर्डेड है तो मेरा अंदाजा है, मेरा एस्टिमेट है, मेरी जजमेंट है कि मैं फ्यूचर में जब वारंटी रिपेयर्स प्रोवाइड करूंगा तो मेरा इतना खर्चा होगा। ऐसा हो सकता है कि हम खर्चा ज्यादा या कम करने लग जाए आगे जाके। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इज बेसिकली मैनेजमेंट जजमेंट्स, मैनेजमेंट असेसमेंट in order to determine the carrying value of the asset and liability, in order to determine the periodic consumption of asset and liability। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं सर? इसकी एग्जांपल में प्रोविजन फॉर बैड डेट आ सकता है, प्रोविजन फॉर वारंटी रिपेयर्स आ सकता है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आ सकता है, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट आ सकता है, एसेट की रेजिडुअल वैल्यू आ सकती है। ये सारी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की एग्जांपल्स हैं। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यानी कि मैनेजमेंट की जजमेंट, मैनेजमेंट का अंदाजा, मैनेजमेंट का एस्टिमेट। तो एस्टिमेट का मतलब है ही है कि अंदाजा है, ये फ्यूचर में जाके चेंज हो सकता है। आगे जाकर आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आ सकता है। भाई फॉर एग्जांपल मैं एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करूं, मुझे इनिशियली लगता है कि इसकी लाइफ 10 साल है, लेकिन 2 साल के बाद मुझे रियलाइज हो कि नहीं यार इसकी लाइफ 10 साल नहीं बल्कि इसकी लाइफ इन टोटलिटी 6 साल है, तो ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है। फॉर एग्जाम्पल कि एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैंने परचेज किया, मुझे लगता था कि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट हर साल कांस्टेंट मिलेगा, मैं इसे स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट कर रहा था। 2 साल बाद मुझे रियलाइज होता है कि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट डिक्लाइन होता जा रहा है, यानी कि मुझे इसे स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैंने परचेज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त मैंने रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट की लाख रुपए, लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे फील हुआ कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू मुझे लाख नहीं बल्कि 3 लाख रुपए रिकवर हो सकती है। तो ये सारी चीजें बेसिकली चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कहलाई जाती है। जब आपके एसेट की या लाइबिलिटी की कैरिंग वैल्यू में या उनके पीरियोडिक कंजम्पशन में कोई चेंज है एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, तो आपके पास चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा होगा। एक चीज याद रखिएगा कि चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट करेक्शन ऑफ एरर नहीं है। अगर आपके पास नई इंफॉर्मेशन आती है और नई इंफॉर्मेशन के बाद आपके जजमेंट्स और एस्टिमेट्स में चेंज आ जाता है तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है। पिछले सालों में, पुराने सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो उस वक्त हमारा एस्टिमेट कुछ और था। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन अपडेटेड अवेलेबल है, तो आज हमारा एस्टिमेट कुछ और है, तो ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाया जाएगा। इसे हम करेक्शन ऑफ एरर का नाम नहीं देंगे। करेक्शन ऑफ एरर कोई और चीज है जिसे हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आता है तो अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंज को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से अकाउंट फॉर करना है? सर अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज करेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिस साल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज आया है उस साल और फ्यूचर रिपोर्टिंग पीरियड्स में हम इस चेंज को एडजस्ट कर रहे होंगे। पिछले सालों में जो चीजें हमने रिकॉर्ड कर दी, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी की, इन नंबर्स को नहीं रीस्टेट करेंगे, इन नंबर्स को दोबारा से रीस्टेट नहीं कर रहे होंगे। जिस साल हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आ रहा है उस साल और फ्यूचर ईयर्स में हम अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंज को अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। पिछले सालों में आउटडेटेड एस्टिमेट की बेसिस पे जो कुछ हमने रिकॉर्ड कर दिया वो रिकॉर्ड कर दिया, उनको रीस्टेट या उनको रीएडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, न्यू इन्फॉर्मेशन के नतीजे में नए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आएंगे तो हम करंट पीरियड और फ्यूचर पीरियड में इस चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को मैनेज कर रहे होंगे। थोड़ा सा समराइज करें कि आखिर अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में क्या फर्क है और इन दोनों को किस तरह से मैनेज किया गया है। अकाउंटिंग पॉलिसीज की हमने डेफिनेशन कवर की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में जिन अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, बेसिस को हम फॉलो करते हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसीज है। जबकि बहुत सारे एसेट, लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट और इनके फ्यूचर कंजम्पशन या फ्यूचर बेनिफिट के कंजम्पशन के पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए मैनेजमेंट की जजमेंट्स और एस्टिमेट्स को यूज करते हैं, जो कि अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इसकी इन दोनों की एग्जांपल्स क्या हो सकती है? जो मैं अकाउंट्स में बैड डेट का प्रोविजन रिकॉर्ड करता हूं, वारंटी का प्रोविजन रिकॉर्ड करता हूं, एक एसेट का मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर यूज करता हूं, एसेट की यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करता हूं, एसेट की रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट करता हूं। ये सारी एग्जांपल्स चेंज ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी एग्जांपल्स अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की है। अकाउंटिंग पॉलिसीज की एग्जांपल क्या हो सकती है? सर आप इन्वेंट्री को फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड पे लेकर चले जाएं या वाइस वर्सा कर दें, या आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यूएशन मॉडल में लेके चले जाए, तो ये बेसिकली मेजरमेंट बेसिस का चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज का चेंज है। आसान अल्फाज में या आसान तरीके से समझाने के लिए मैं स्टूडेंट्स को यूं कम्युनिकेट करता हूं कि जहां पे मैनेजमेंट के पास चॉइस अवेलेबल हो ना, तो इसका मतलब है ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, और जहां पे मैनेजमेंट के पास चॉइस अवेलेबल ना होना, इसका मतलब है ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है। फॉर एग्जाम्पल कि इन्वेंट्री को फीफो मेथड पे रखना है या वेटेड एवरेज मेथड पे रखना है, यहां कंपनी की मर्जी है, तो ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है।
फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल में रखना है या फेयर वैल्यूएशन मॉडल में रखना है, यहां कंपनी की मर्जी है, तो ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है। लेकिन एक एसेट को 8 साल पे डेप्रिशिएट करना है या 10 साल पे डेप्रिशिएट करना है, यहां कंपनी की मर्जी नहीं चलेगी। जो एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, आपने उसी लाइफ पे इसको डेप्रिशिएट करना है। एक एसेट को स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करना है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिशिएट करना है, यहां कंपनी की मर्जी नहीं चलेगी। अगर एक एसेट हर साल इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से ही होगी, और अगर एक एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट पैटर्न वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है तो फिर वहां पे डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ही होगी। अगर हमारी बैलेंस शीट पे लाख रुपए का रिसीवेबल है और हमें लगता है कि 20,000 रिकवर नहीं हो सकता, तो हम 20,000 का ही प्रोविजन बनाएंगे, हम 20,000 से कम या ज्यादा का प्रोविजन नहीं बनाएंगे। तो ये सारी बातें बेसिकली मैटर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में अगर चेंज आता है तो इस चेंज को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा? सर, अकाउंटिंग पॉलिसीज के चेंज को हम रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करते हैं, जबकि अकाउंटिंग एस्टिमेट के चेंज को हम प्रोस्पेक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास IAS 8 का लास्ट एजेंडा आइटम है प्रायर पीरियड एरर्स। एट टाइम्स ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त कोई इन्फॉर्मेशन आप ओमिट कर दो, मिस कर दो, या किसी इन्फॉर्मेशन को गलत रिपोर्ट कर दो, मिस रिपोर्ट कर दो अपने प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ये चीजें बेसिकली प्रायर ईयर एरर्स कहलाए जाते हैं, प्रायर पीरियड एरर्स कराए जाते हैं। पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई इन्फॉर्मेशन की ओमिशन या कोई इन्फॉर्मेशन की मिस स्टेटमेंट जनरली या तो किसी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर या मिसयूज करने की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी पुराने रिपोर्टिंग के बंदे ने कोई फ्रॉड वगैरह कमिट किया हो, या पुराने रिपोर्टिंग के बंदे ने, जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के बंदे, उन्होंने कोई नेग्लिजेंस वगैरह शो की हो और किसी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर या मिसयूज करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरर छोड़ दिया हो, कोई गलती कर दी हो, तो ये चीजें बेसिकली प्रायर पीरियड एरर्स कहलाई जाती है। व्हाट इज प्रायर पीरियड एरर्स? These are omission from or misstatement in the financial statement for prior period as a result of ignoring or misusing available information that was available or could be reasonably obtained when preparing the financial statements. एक चीज यहाँ पे समझना जरूरी है कि प्रायर पीरियड एरर और चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दो अलग अलग चीजें हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल कि एक एसेट मैंने परचेज किया और मैंने उसे 10 साल पे डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। तीसरे साल आके मुझे पता चलता है कि इसकी लाइफ 10 साल नहीं 7 साल है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे तीसरे साल ही पता चल रही है कि नहीं यार इसकी लाइफ 10 साल नहीं होनी चाहिए थी, इसकी लाइफ 3 साल होनी चाहिए थी, तो ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है। लेकिन तीसरे साल आके मुझे रियलाइज होता है कि मुझे पहले साल ही पता था कि इसकी लाइफ 10 साल नहीं 7 साल है, लेकिन मैंने पहले और दूसरे साल में गलती से 10 साल पे डेप्रिशिएट कर दिया, तो फिर ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं बल्कि प्रायर पीरियड एरर कहलाया जाएगा। तो जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो लेकिन आप उसे मिसयूज कर दो, तो ये करेक्शन ऑफ एरर प्रायर पीरियड एरर्स है। और जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन ही सब्सिक्वेंटली आ रही, तो फिर ये बेसिकली चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाया जाएगा। अब किसी साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त आपको ये रियलाइज होता है कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरर हो गया है, कोई ओमिशन हो गई है, कोई मिस स्टेटमेंट हो गई है और आपको इसे करेक्ट करना है। जाहिर अगर पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरर, कोई गलती हो गई है, तो हम इसको ऑब्वियसली करेक्ट कर रहे होंगे, इस एरर को रेक्टिफाई कर रहे होंगे। लेकिन इस एरर की करेक्शन, इस एरर की रेक्टिफिकेशन किस तरह से की जाएगी, ये डिपेंड करता है कि क्या आपका ये एरर मटेरियल है। अब मटेरियल को डिफाइन किया गया IAS 1 दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आसान अल्फाजों में इसको ये कह सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती है, जो कि सिग्निफिकेंट नेचर की कोई इंफॉर्मेशन है। और ये सिग्निफिकेंस या मटेरियलिटी जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म में हो, ये क्वालिटेटिव टर्म में भी हो सकता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, ये सारी बातें मटेरियल कहलाई जाती है, यानी कि सिग्निफिकेंट कहलाई जाती है। अगर तो प्रायर पीरियड का एरर मटेरियल है तो फिर इसकी करेक्शन हम रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट या रेट्रोस्पेक्टिव करेक्शन का मतलब है कि जिस साल में गलती हुई है हम उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नंबर्स को सही कर रहे होंगे, यानी कि अपने कंपैरेटिव्स को रीस्टेट कर रहे होंगे, अपनी ओपनिंग बैलेंसेस को रीस्टेट कर रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में कर रहे होते। लेकिन अगर आपने कोई प्रायर पीरियड एरर आइडेंटिफाई किया और वो मटेरियल नेचर का नहीं है, वो सिग्निफिकेंट नेचर का नहीं है, तो फिर इस केस में आपको प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट या रीएडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इस एरर को करंट पीरियड में ही एडजस्ट कर दोगे। तो यहां तक हमारे पास IAS 8 से रिलेटेड समरी कंप्लीट होती है। आई होप कि मैं आपको सारी चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।